स्वागत है एक बार फिर से। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो हमारे पास पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इज वाई वी आर सेइंग इलेक्ट्रोस्टैटिक बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक। तो दो तरह की स्थितियाँ होती हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक भी एक चीज़ होती है और एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक। समझे, चार्ज एक क्वांटिटी है। चार्ज जो होता है जैसे किसी पदार्थ का गुण होता है मास का, वैसे ही किसी पदार्थ में गुण होता है चार्ज का। हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो ये बताती हैं कि आखिर ये चार्ज आता कैसे है, ये चार्ज होता कैसे है। हालांकि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट, बहुत ज़्यादा सर्वमान्य किस्म की थ्योरी तो नहीं है, लेकिन कुछ सवालों के जवाब कुछ हद तक हैं। तो वो सब बड़े लेवल की बातें हैं। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स वो अलग तरह की बात है। हम पहले ये माने कि जैसे पदार्थ के पास मास का गुण आ जाता है, मास के गुण के बारे में हमारे पास हिग्स मैकेनिज्म है, बट चार्ज के लिए हमारे पास उतनी स्पेसिफिक मैकेनिज्म नहीं है। कुछ थ्योरीज हैं वेग सी। तो अगर किसी पदार्थ के पास मास का गुण होता है तो ऐसे ही कुछ पदार्थ के पास चार्ज होने का भी गुण होता है। और ये जानकारी हमारे पास अलग अलग तरीकों से बहुत हजारों सालों से है ये कि चार्ज जैसी कुछ चीज़ें होती हैं। तो अगर वो चार्ज जो है रुका हुआ है तो उसके गुण होते हैं। मतलब क्या गुण होते हैं? तो जब जैसे कोई चार्ज रुका हुआ है तो किसी दूसरे चार्ज उसका प्रभाव कैसा होता है। वो चार्ज अगर रगड़ के किसी एक जगह से उठा के दूसरी जगह भेज दिए जाएं तो उस वजह जहाँ जाती है बॉडी उस पर क्या प्रभाव होता है, जहाँ से जाती है वहाँ क्या प्रभाव होता है। तो ऐसे कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे पहलू होते हैं जिनके थ्रू हम लोग ये स्टडी करते हैं कि आखिर चार्ज जब रुका हुआ होता है तो उसकी क्या क्या स्थिति होती है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अगर चार्ज गति करना शुरू कर दे तो अब वो चार्ज गति फ्री स्पेस में कर रहा है। आपने एक बंदूक लिया, मतलब गुलेल लिए, एक मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को फंसा करके उसको फेंका तो इलेक्ट्रॉन फ्री स्पेस में गति कर रहा है। या इलेक्ट्रॉनों को आपने तार के अंदर एक तरफ से धक्का दिया पोटेंशियल लगा करके, तो पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉनों का झुंड जब तार से बहना शुरू कर देता है तो उसमें करंट फ्लो होती है। फिर करंट जहाँ फ्लो होती है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ डेवलप हो जाती है। ये सारी बातें आनी शुरू हो जाती हैं। तो जो कि वहाँ चार्ज की गति की अवस्था में हम बात कर रहे हैं तो उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक, बिकॉज द चार्ज इज इन द डायनेमिक स्टेट। बट अभी हम सिंपलेस्ट केस शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब देखो, चार्ज के बारे में तो ग्रीक फिलोसफर्स के समय से ये थी बातचीत चली थी कि चार्ज क्या होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं। तमाम तरह के लोगों ने ऑब्जर्वेशंस देखे थे। जैसे अभी आपने ऑब्जर्वेशन देखा होगा जाड़े के दिनों में जब आप गर्म स्वेटर पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, तो जब आप उनको उतार रहे होते हैं तो चिचड़ाहट की आवाज़ आती है। या अगर कमरे में अंधेरा सा है और आप उस शॉल को ओढ़े हो या कोई स्वेटर कार्डिगन पहने हो, उसको उतारोगे तो चिर की आवाज़ भी आएगी, एक खर्र से एक हल्की सी चमक भी दिखाई पड़ेगी, इसलिए चिंगारी जैसी निकल रही है। तो वो ये भाई ऐसा था नहीं कि ऊनी कपड़े हमने अभी 150 साल में ही पहले पहनने शुरू किया, तो हम हज़ारों सालों से पहन रहे हैं मौसम के हिसाब से। तो जब लोगों ने इस तरह के ऑब्जर्वेशन लिए, जो बहुत ही शार्प लोग थे, उन्होंने जब देखा तो कहा कि यार ये क्या चीज़ है। सवाल तो आएगा, ऑब्वियस दिमाग है इंसान का, तो सवाल पूछेगा ही। और जो सवाल पूछा गया तो जवाब भी ढूंढा जाएगा और जवाब भी मिले उसके उस समय के जानकारी के हिसाब से। लेकिन ये बात बनी रही। फिर कुछ प्रयोग हुए, जैसे गिलबर्ट वगैरह हैं जो पुराने ज़माने के लोग थे, जो महारानी विक्टोरिया के दरबार वगैरह में थे, या वैसे भी उन्होंने प्रयोग किए। तमाम तरह के प्रयोग हुए हैं, पूरी किताबें हैं इसके ऊपर कि किस तरह से लोगों ने पुराने ज़माने में तमाम तरह के अजीब प्रयोग, ऐसे प्रयोग जो सुन करके हमें लगता है कि इंसान ऐसे प्रयोग कर सकता है। इंसान को लटका करके हवा में टांग करके तमाम तरह के प्रयोग किए गए चार्जों के साथ में, चुंबक के साथ में। तो उन सारे प्रयोगों के दौरान एक प्रयोग हुआ खास तौर पर जिसको आपने अपनी 12th की किताब में भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है? देखिए, जैसे मान लीजिए, सपोज मान लें अगर हम थोड़ी देर के लिए जैसे हमारे पास ये कांच का ग्लास है और ये जो है हमारा सूती कपड़ा है, ठीक है। अब हम क्या करें, हम इस सूती कपड़े में इस ग्लास को बहुत तेज़ी से रगड़ें, ठीक है। और रगड़ने के बाद इस ग्लास को, अब मान लो हमने हाथ में भी ग्लव्स पहन रखा है सूती वाला, अभी तो मैं नंगे पैर हूँ तो खैर कंडक्टिंग की तरह से, फिलहाल सोचें मेरे हाथ में ग्लास है, मेरे हाथ में एक सूती कपड़े का ग्लव्स है और मेरे पास सूती कपड़ा, मैं इसको रगड़ रहा हूँ। जब मैं रगड़ रहा हूँ उसके बाद अब इस ग्लास के ऊपर जो चार्ज की स्थिति है वो बदल चुकी है, इस कपड़े के ऊपर जो स्थिति है वो बदल चुकी है।
ये आप लोगों ने प्रयोग कभी करके देखा है स्कूलों में, किसी स्केल होती है ना, जो हम लोग रूल खींचते हैं, लाइन खींचते हैं, हम उस स्केल को सिर में रगड़ते हैं और जो कागज़ के जो टुकड़े होते हैं उनको फाड़ कर रख दें, और जैसे हम उसके ऊपर स्केल ले जाते हैं तो कागज़ के टुकड़े चिपकना शुरू कर देते हैं। होता है ऐसा। तो इसी तरह से क्या हुआ, लोगों ने क्या किया सर, प्रयोग किए, कांच की प्लेट ली, उसको सिल्क से रगड़ा, सिल्क रेशमी कपड़े से। उसके बाद उन्होंने एक एम्बर होता है, एम्बर मतलब जैसे आप लोगों ने भी गांव वगैरह में देखा हो तो जो बबूल होती है उसकी गोंद, उसके पेड़ से कुछ रेजिन निकलता है, गोंद, उसका रस निकलता है पेड़ का, जो गोंद कहते हैं, तो उसको सुखा लो। वैसे ही एम्बर भी एक तरह का रेजिन होता है, और उस एम्बर को लोग सुखा करके उसको तमाम तरह के दवाइयों में इस्तेमाल करते थे। चमकीला सा होता था तो अच्छा भी लगता था, लोग सजावट के लिए भी यूज करते थे। उसकी एक छड़ ली और उसको बिल्ली की जो खाल, बिल्ली मर गई तो उसके जो खाल होते थे लोग सजावट के लिए अपने पास रखते थे, तो बिल्ली के फर से उसको रगड़ा, बिल्ली की खाल से रगड़ा। अब देखा क्या कि जो एम्बर था, एम्बर की रॉड पे जो चार्ज का बिहेवियर है वो अलग तरह का है, और कांच की रॉड पे चार्ज का बिहेवियर अलग तरह का है। अब फिर उनमें जब देखा गया तो एम्बर की रॉड कांच की रॉड को अगर हवा में टांग दे तो दोनों दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। दो एम्बर की रॉड टांगे तो दूर जाती हैं, दो कांच की रॉड टांगे तो वो दूर जाती हैं। इन सारे ऑब्जर्वेशंस को जब देखा गया, मतलब ये काम मैंने बता तो दिया आपको 5-10 मिनट में, लेकिन ये हुए कईयों सालों में लोगों ने इसको तमाम तरह से किया और तमाम तरह से ऑब्जर्वेशंस लिए, टांग करके अट्रैक्शन, रिपल्सन, सब कुछ देखा। तो ये समझ में आया, इस चीज़ को कंक्लूड किया गया धीरे धीरे। और ये कंक्लूजन कब आया, अभी 18वीं शताब्दी में, 1700 के बाद, या न्यूटन के ज़माने के बाद की बात है, जब थोड़ा विज्ञान थोड़ा और अपने आप को अरेंज कर चुका था। विज्ञान देवताओं के देवीय कारणों से होने वाली घटनाओं से उठ करके कुछ अलग भी बन चुका था। तो उस समय एक बड़े वैज्ञानिक अमेरिका में हुए हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन तक हम बाद में आते हैं। तो लोगों ने ये देखा कि जब हम कांच के इस तरह की प्लेटों को और एम्बर की कांच की ट्यूब को, एम्बर की ट्यूब को जब रेशम कपड़े से या फर से रगड़ते हैं तो किसी तरह का फ्लूइड होता है। उस समय की थ्योरी थी, किसी तरह का फ्लूइड होता है जिसको हम आज की डेट में चार्ज कह रहे हैं, वो एक बॉडी से उठ के दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब जब कांच को रगड़ते हो तो कांच से निकल करके ट्रांसफ़र हो जाता है कपड़े पर, या जब हम फर पे रगड़ रहे होते हैं तो फर से निकल करके ट्रांसफ़र हो जाता है एम्बर की रॉड के ऊपर। तो ये एक ऑब्जर्वेशंस लोगों ने देखा कि असल में, और खासकर बेंजामिन फ्रैंकलिन, मुझे नाम लेना पड़ेगा, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन देखा कि ये ऐसा हो रहा है कि चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम यहाँ पर इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि उस समय चार्ज, जैसे आज की डेट में सोचते हैं अकेला इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल हैं, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अपने आप में अलग अलग पार्टिकल की तरह से देखते हैं। इसको डिस्क्रीट बिहेवियर कहते हैं कि भाई अगर मैं इसको पिक्चर के थ्रू बनाना चाहूँ तो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ पर चल रहे हैं। तो आपको ये सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ जब चलते हुए मूव कर रहे हैं तो इनकी वजह से आपको करंट लगता है कंटिन्यूअस बह रही है, लेकिन असल में ये सारे चार्ज अलग अलग हैं। तो बहुत ही बारीकी से देखोगे तो आपको डिस्क्रीटनेस यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। लेकिन उस जमाने में इसको फ्लूइड के थ्रू से समझाया जाता, फ्लूइड थ्योरी थी इसकी, कि कोई फ्लूइड है जो बहता है, जिसकी वजह से चार्जो गुण भी आता है, जिसकी वजह से थर्मल प्रॉपर्टी भी आती है। और एक टू फ्लूइड थ्योरी उस समय पॉपुलर थी बेंजामिन फ्रैंकलिन से पहले, कि 2 तरह के फ्लूइड होते हैं। एक तरह के फ्लूइड, आप उस समय ये मतलब ऐसा कह रहे हो कि एक तरह के फ्लूइड मटेरियल के अंदर चले जाते हैं। जैसे आत्मा के बारे में लोग नहीं कहते कि भाई जब व्यक्ति मर जाता है तो शरीर से आत्मा बाहर चली जाती है, और जैसे कि किसी व्यक्ति के अंदर कोई बाहर से आत्मा घुस गई तो उसका व्यवहार बदल गया। इस तरह की थ्योरी है ना हमारी मैथोलॉजी में, तमाम तरह के धारावाहिकों में देखते हैं। तो ऐसा भी कुछ था कि जैसे हमारे पास एक तरह का मटेरियल होता है, उस मटेरियल के अंदर एक तरह का फ्लूइड चला जाएगा तो वो मटेरियल एक अलग तरह का व्यवहार दिखाना शुरू कर देगा। एक दूसरी तरह का मटेरियल, उसमें दूसरी तरह का फ्लूइड चला जाएगा तो वो अलग तरह का व्यवहार दिखाना शुरू कर देगा। तो जो आज की डेट में हम नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कह रहे हैं, इसको पहले ज़माने में 2 फ्लूइड थ्योरी से बताते थे कि 2 तरह के फ्लूइड होते हैं जो कि इस तरह के पदार्थों में मूव करते हैं और उनके व्यवहार में बदलाव ले आते हैं। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट तरीके से कहा कि नहीं, फ्लूइड एक ही होता है। उन्होंने कहा फ्लूइड एक ही तरह का होता है। जब हम कांच की रॉड को रगड़ते हैं सिल्क से, या एबोनाइट की रॉड को या एम्बर की रॉड को रगड़ते हैं फर से, तो उसी फ्लूइड का या तो एक जगह पे एक्सेस हो जाता है या एक जगह पे डिफिशियंसी हो जाती है। जैसे
उन्होंने कहा एक फ्लूइड है जिसको हम चार्ज कह रहे हैं, हमने कांच की रॉड पर रगड़ा, तो जैसे कांच की रॉड पर रगड़ा तो रगड़ने की वजह से वो फ्लूइड उस रॉड पर ज़्यादा इकट्ठा हो गया। रगड़ने का परिणाम क्या हुआ, जो फ्लूइड था वो कांच पे ज़्यादा इकट्ठा हो गया, तो आपका जो कांच था वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ये वर्ड वहाँ से आता है। नाउ दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिवली चार्ज। पहली बात, पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड जो होते हैं वो आए लिटरेचर में। और जिस सिल्क के कपड़े से वो चार्ज ट्रांसफ़र हुए हैं, वो सिल्क जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो जब हम दो अलग अलग रॉडों को रगड़ते हैं सिल्क से और उनको हवा में टांग करके अपने पास लाते हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर एक ही तरह का, दोनों के ऊपर जो है उस फ्लूइड की एक्सेस है, तो दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए दोनों एक दूसरे दूर भागते हैं, क्योंकि दोनों के पास अधिकता है। तो क्यों एक दूसरे के पास आएंगे वो अधिकता? भाई बिल्कुल वैसे ऐसे मान लो मैं भी सेल्समैन हूँ, तुम भी सेल्समैन हो, और मेरे घर में तुम आ गए, तो मैं क्या तुमसे खरीदूंगा? मैं तो खुद ही बेचने वाला हूँ, है ना। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, हम दोनों कहेंगे भाई यहाँ क्या, तुम मेरे घर में आ रहा हूँ, ये मेरा मोहल्ला, तुम दूसरे मोहल्ले में जाओ, ताकि दोनों सामान बिक जाएं, हम ही दोनों लोग यहीं पे घूमते रहेंगे, तो कैसे होगा? तो सेम चार्ज जो है अट्रैक्ट नहीं करते हैं, वो रिपल करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम एम्बर की रॉड को रगड़ते हैं तो क्या होता है, एम्बर की रॉड से वो फ्लूइड ट्रांसफर हो जाता है फर पर, तो एम्बर की रॉड निगेटिवली चार्ज हो जाती है। अब अगर आप एम्बर की रॉड को कांच की रॉड के पास लाओगे तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि कांच के ऊपर उस फ्लूइड की एक्सेस है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, एम्बर के अंदर उस फ्लूइड का डेफिशिएंसी है, वो नेगेटिवली चार्ज है, और इस वजह से दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से अपने समय में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सिंगल फ्लूइड थ्योरी के थ्रू इस पूरी चीज़ को एक्सप्लेन किया था। और आप यकीन मानिए थ्योरी काफ़ी लंबे समय तक रही। इंसानों को, वैज्ञानिकों को ये मानने में बड़ी मुश्किल हुई कि एटम होते हैं, डिस्क्रीटनेस होती है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, कोई फ्लूइड नहीं होता। हालांकि बाद के आने वाले प्रयोगों में फ्लूइड की थ्योरी को धीरे धीरे धराशायी किया गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन की थ्योरी, पार्टिकल की थ्योरी, एटम की थ्योरी, ये पावर में आना शुरू हो गई। लेकिन नाम अभी तक बचे रह गए। वो नाम जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए थे अपने समय में, ए पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, वो अभी भी हमारे पास मेंटेन है। भले वो फ्लूइड थ्योरी नहीं है, जिस परिप्रेक्ष्य में वो नाम दिए गए थे वो बातें हट चुकी हैं, लेकिन उन नामों को भी रखा गया है। तो इसीलिए जैसे उन्होंने अपने ज़माने में किसी चार्ज को नेगेटिव कह दिया, तो नेगेटिव में कोई नकारात्मकता उस तरह की बात नहीं है। दो ही तरह कैटेगरी है, या तो लोगों ने इसको ट्रू फॉल्स भी कहा गया था कि भाई एक तरह के चार्ज को ट्रू कहो, एक को फॉल्स कहो, एक को ट्रुथ कहो, एक को फॉल्स कहो। तो ये तमाम तरह के नाम सजेस्ट किए गए थे उस समय लोगों ने, लेकिन खैर ट्रूथ और फॉल्स की जगह पर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गए। तो नेगेटिव चार्ज इज जस्ट अ हिस्टोरिकल नॉमेनक्लेचर, देयर इज नथिंग नेगेटिविटी उस तरह की नहीं है कि वो कोई अलग तरह गुण है। भाई अगर उस ज़माने में उल्टा कह दिया गया होता, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा होता कि जब हम कांच को रगड़ते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव आ जाता है, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, एम्बर को जब रगड़ते हैं तो उससे वो चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो आज की डेट में क्या होता, अगर उसी नॉमेनक्लेचर को आज हम सुपर इम्पोज करें, तो आज की डेट में हम इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज कह रहे होते, प्रोटॉन को नेगेटिव चार्ज कह रहे होते। तो नामकरण की स्थिति है ना, वो नामकरण जो 1700 के ज़माने में रखा गया वही चलता चला आ रहा। तो हमने धीरे धीरे जब इलेक्ट्रॉनों को डिस्कवरी की और उसकी नॉमेनक्लेचर की बात आई तो हमने उसको नेगेटिव जोड़ दिया, और जो प्रोटॉन वगैरह खोजे गए तो उनको पॉजिटिव चार्ज के साथ जोड़ दिया। तो इस तरह से नाम हुआ। तो कभी ये मत कन्फ्यूजन रखिएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन को नेगेटिवली चार्ज होता, क्या नेगेटिव है इसके अंदर? दिस इज नथिंग नेगेटिव, इट्स अ नॉमेनक्लेचर, इट्स जस्ट अ नेम। कि नाम है बस, जैसे हमारा नाम है, आपका नाम है, वैसे जैसे एक नाम है। जैसे मेरा नाम राम गोपाल सिंह है, तो सिंह का, अब सिंह मेरे नाम में सिंह सरनेम का होना, इसके अपने सामाजिक कारण हैं, आप बहुत समय से चले आ रहे हैं, नॉमेनक्लेचर है, और वो जो भी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था, नाम व्यवस्था थी उसका है। इससे कोई मतलब नहीं है कि ऐसा नहीं है कि मैं पूनम की रात को शेर बन जाता हूँ, या मेरे नाखून बाघ सिंह जैसे व्यवहार है, उस तरह का नहीं है। मैं पशु नहीं हूँ, मैं एक मनुष्य हूँ, मैं एक इंसान हूँ, सभी आम आदमी जैसा हूं। तो अब नाम के साथ सीधे तौर पर उस तरह की स्थिति को जोड़ पाना सही नहीं है, उसके कुछ भी कारण होंगे। तो खैर वो जो भी कारण थे। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। तो एक 1891 में क्या था, आयरिस एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था स्टोनी, प्रोफेसर स्टोनी।
तो स्टोनी साहब एक केमिस्ट्री में थे और केमिस्ट्री में भी काम करते थे, फिजिक्स में भी काम करते थे। तो उन्होंने अपने प्रयोगों के द्वारा एक पेपर पब्लिश किया और 1881 में तो खैर उन्होंने पेपर पब्लिश किया था, लेकिन 1891 में उन्होंने जो चार्ज थे उनकी यूनिट बनाई और उस यूनिट का नाम रखा था इलेक्ट्रॉनियन करके, कुछ नाम रखा था, इलेक्ट्रॉनियन करके नाम रखा था। बाद में उन्होंने उसका नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया। तो उन्होंने चार्ज की एक यूनिट बनाई थी, जो चार्ज जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि फ्लूइड जैसा था, उस जमाने में फ्लूइड की थ्योरी चल रही थी। उन्होंने कहा था इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, जैसे मास की यूनिट किलोग्राम होती है, ग्राम होती है, वैसे उन्होंने चार्ज की एक यूनिट बनाई थी इलेक्ट्रॉनियन, जिसको बाद में इलेक्ट्रॉन कह दिया गया था। अब वो उन्होंने अपने पेपर में पब्लिश कर दिया। उसके बाद फिर बात आती है 1897 में। 1897 में आपके जे थॉमसन थे। तो जे थॉमसन साहब ने क्या किया था, उन्होंने अपना वैक्यूम ट्यूब बनाया, उसमें तमाम तरह के ऑब्जर्वेशंस किए और उस वैक्यूम ट्यूब में उन्होंने कैथोड रेस वगैरह की स्टडी की और अल्टीमेटली उन्होंने एक पार्टिकल की डिस्कवरी की जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब वो ज़माना ऐसा था कि इस तरह के संचार साधन तो थे नहीं कि इंटरनेट पे आपने पोस्ट किया पूरी दुनिया में फैल जाए। उस ज़माने में क्या होता था कि जब ये डिस्कवरीज हो जाती थी तो लोग उन डिस्कवरीज को लेकर के तमाम जगहों पे जाते थे, लेक्चर्स देते थे, साइंटिस्टों के बीच में जाके ग्रुप डिस्कशन करते थे। ऐसा नहीं कि छुपा के बैठ गए, नहीं मैं डिस्कवरी कल मैं किसी को बताऊंगा नहीं ना। तो वो ओपन होते थे कि भाई देखो मैंने ये डिस्कवर किया है, जरा बताओ इसमें क्या कमी पेशी है। तो लोग बड़े बड़े जो और भी उनके वैज्ञानिक दोस्त हुआ करते थे, वो लोग क्या करते थे, उसको समझते थे, देखते थे, उसमें सुझाव देते थे, उसमें ये कमी है, ऐसे कर लो, ये अच्छी बात है, ये ऐसे कहना चाहिए, ये सारा कुछ होता था। तो एक बार क्या हो रहा था, जे थॉमसन साहब जो है अपना एक लेक्चर दे रहे थे, रॉयल एकेडमी में था, आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो रॉयल एकेडमी में अपने लेक्चर दे रहे थे, तो वहाँ पर एक फ्रिट्ज गेडार्ड करके आयरिश फिजिसिस्ट थे। अब फ्रिट्ज गेडार्ड जो थे वो अपने ज़माने में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बहुत बड़े वैज्ञानिक माने जाते थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का सबसे बड़ा जानकार कोई जो था मैक्सवेल के बाद, उसमें फ्रिट्ज गेडार्ड का नाम था, आयरिश फिजिसिस्ट थे। चूँकि वो भी आयरिश थे और तो वो स्टोनी काम जानते थे। थॉमसन एक ब्रिटिश थे, तो उनको नहीं मालूम था कि आयरिश लोगों ने में से क्या किसी ने किया है। तो फ्रिट्ज गेडार्ड जो होते हैं वो जे थॉमसन को सलाह देते हैं कि आपने जो पार्टिकल खोजा है इसका नाम क्या रखा है। तो थॉमसन साहब ने कहा इसको मैं कॉर्पस्कुलर्स कहता हूँ, कॉर्पस्कुलर। तो कहा नहीं, इसका एक नाम मेरे पास है, इसको आप इलेक्ट्रॉन कहिए। तो कहा ये क्या है, कहा हमारे यहाँ एक फिजिसिस्ट हैं आयरलैंड में, स्टोनी, प्रोफेसर स्टोनी। तो स्टोनी साहब ने चार्ज की यूनिट रखी है इलेक्ट्रॉन, तो क्यों ना आप इस पार्टिकल का नाम भी इलेक्ट्रॉन रख दें। तो इस तरह से जे थॉमसन और उनके साथ के सभी लोगों को ये नाम पसंद आता है और वो जो न्यूली डिस्कवर्ड पार्टिकल होता है उसका नाम उन्होंने रख दिया कि भाई इसका नाम रख देते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई और उसका नामकरण रखा। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसका एक नामकरण होता है और वो नामकरण में कई लोग होते हैं शामिल। कई बार उनके पिताजी उसका नाम रख देते हैं, कई बार पिताजी को नहीं समझ में आता इसका नाम क्या रखें। किसी अपने मित्र को, अपने बड़े भाई को, अपने बड़े बूढ़े बुजुर्ग के पास जाते हैं कि भाई इसका कोई अच्छा सा नाम सजेस्ट करिए, और या पंडितों के पास दिखाते हैं, मौलवी के पास दिखाते हैं, अपने गुरु धर्मगुरु के पास जाते हैं। तो इस तरह तमाम तरीक़ों से नाम रखे जाते हैं। तो विज्ञान में थोड़ा सा ये नामकरण की व्यवस्था ऐसी हुई तो इलेक्ट्रॉन की, इस तरह से हमने 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। लेकिन वो जो कॉन्टिन्यूस फ्लूइड थ्योरी थी उस पर अभी भी पूरी तरह से धराशायी नहीं हुआ था। क्योंकि जब अब ये इलेक्ट्रॉन जो आया, कि ऐसा तो नहीं कि ये क्या फ्लूइड थ्योरी के साथ मैच कर रहा है कि नहीं, इसको समझने के लिए मिल्कन एक फिजिसिस्ट हुए हैं, नोबेल लॉरेट। तो मिल्कन एक प्रयोग करते हैं जिसको आप पढ़ते हो मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है, बड़ा प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट माना जाता है और है भी एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या करते हैं, मिल्कन पहली बार ये पता लगाते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका एग्जैक्टली चार्ज कितना है, इसका एग्जैक्टली मास कितना है। मतलब एक तरह से उस रास्ते पे बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली प्रिसाइसली डाटा क्या था वो एक तरह से उस बारे में कंफर्मेशन कहते हैं। और तब वहाँ से एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे सामने समझ में आती है, दैट इज़ द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो मिल्कन जो होते हैं वो एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो भी न्यूली डिस्कवर्ड पार्टिकल है इसके ऊपर कितना चार्ज है, -1.6 × 10⁻⁻19। आज की डेट में हम उसको कूलाम कहते हैं। तो उन्होंने कहा इतना चार्ज जो होता है वो किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है और ये जो चार्ज है ये मिनिमम चार्ज है।
ये उन्होंने उस समय की डिस्कवरी के हिसाब से ये वो सबसे कम चार्ज है जो किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर रह सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के। अच्छा, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर चार्ज होगा 10⁻⁻19 कूलाम। दिस हम माइनस नहीं लगा रहे, जो कि इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है। अगर हमारे पास 100 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये चार्ज हो जाएगा 10⁻⁻17 कूलाम। 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर -2 हट जाएगी। तो और लेकिन इसका मतलब यह है कि किसी बॉडी के ऊपर हमने कहा कितना चार्ज है, Q चार्ज है, और कम से कम कितना चार्ज हो सकता है, E चार्ज हो सकता है। तो अब यहाँ पर एक इंटीजर नंबर आएगा, तो n जो होगा वो हमेशा इंटीजर होगा, यानी कि ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, इसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। यानी n बराबर जो होगा वो टोटल चार्ज अपॉन एलिमेंट्री चार्ज होगा। तो अगर किसी बॉडी के ऊपर जो भी चार्ज होगा वो इसी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल पे ही होगा। जैसे अगर किसी जगह पर 10⁶ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो अगर 10⁶ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो वहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁶, यहाँ जो n है 10⁻⁶ है, यानी 1.6 इंटू 10⁻13 कूलाम चार्ज वहाँ पर होगा। उस बॉडी के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻13 कूलाम चार्ज होगा। अच्छा, कोई कहे नहीं भाई वहाँ पर 8 इंटू 10⁻6 चार्ज मौजूद है। ठीक है, हो सकता है, मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास उस हिसाब से नंबर आ जाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है जो उस जमाने में समझ में आई थी मिल्कन के इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, और जो अपने आप में बहुत ही यूनिक सी प्रॉपर्टी थी। और लंबे मतलब इसने एक तरह से मिल्कन के इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ने एक तरह से लोगों के वैज्ञानिक समुदाय के प्रति के अंदर चार्ज को लेकर के एकदम से नई उत्सुकता भर दी थी कि जो नया पार्टिकल खोजा गया है, ये नया पार्टिकल पुराने सैकड़ों सालों से चली आ रही जो फ्लूइड थ्योरी है चार्जेस के लिए, उसको इसने चैलेंज किया है। और ना केवल चैलेंज किया है बल्कि एक्सपेरिमेंटली उसकी एक डिस्क्रीट वैल्यू आई है, जिसकी अपनी एक आइडेंटिटी वैल्यू आई है, उसकी आइडेंटिफाइड मास आया है। और ये जो मास में निकल के आया वो भी 10⁻31 किलोग्राम के रेंज का आया, विच वॉज ऑल्सो वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि उस जमाने में इतना कुछ भी नहीं डिस्कवर था। हालांकि आने वाले समय में जे थॉमसन ने भी अपने इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्लेक्शन मेथड के थ्रू E/m को कैलकुलेट किया, बट ये जो मिल्कन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एक लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट था। और इस एक्सपेरिमेंट ने चार्ज क्वांटाइजेशन के ऊपर सबसे पहले बार बात की थी, और ये कहा था कि एलिमेंट्री सेक्शन होता है। हालांकि बहुत समय बाद इस पूरी डिस्कवरी के करीब 50-60 साल बाद एक और पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल खोज हुई, जिसको हम क्वार्क कहते हैं। अभी जो क्वार्क होते हैं इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो 2/3 टाइम E होता है या 1/3 टाइम E होता है। तो आप कहोगे सर फिर तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला मामला तो बिगड़ गया, क्योंकि यहाँ पर कितना है, आपने कहा कि या तो 6 टाइम E होगा या 3 टाइम E होगा ना। 2/3 को 0.66 टाइम E, 1/3 को 0.33 टाइम E होगा, तो फ्रैक्शन में हो गया। हमने कहा हाँ हो गया, लेकिन यहाँ एक कैच पॉइंट है। ये जो क्वार्क होते हैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं, जिनका चार्ज इस तरह से फ्रैक्शन में होता है, ये कभी भी फ्री नहीं होते। मतलब हम किन्हीं भी प्रयोग के थ्रू, नॉर्मल लाइफ में या एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी, बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज के अंदर भी इंडिविजुअल क्वार्क नहीं प्राप्त कर सकते। अगर करते भी हैं तो बहुत ही फ्रैक्शन, मतलब बहुत समय के, थोड़े समय के लिए वो क्रिएट होते हैं, देन दे क्रिएटेड द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो थ्योरी ये कहती है कि आपके पास जो प्रोटॉन होते हैं, उन प्रोटॉनों के अंदर इस तरह से क्वार्क अरेंज होते हैं, हेड्रॉन्स कहलाते हैं, वो हेड्रॉन, लेप्टॉन, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये जो पार्ट होते हैं, अप क्वार्क हो गया, डाउन स्ट्रेंज क्वार्क, इस तरह से तमाम तरह के क्वार्क्स के नाम हैं। 6 तरह क्वार्क होते हैं, टॉप, डॉटम, ब्यूटी, स्ट्रेंज, इस तरह के बहुत सारे क्वार्क की प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो क्वार्क एक ऐसे, लेकिन ये कभी भी अलग नहीं होते, आप ऐसा नहीं होता है। ये क्वार्क मिल करके प्रोटॉन बनाते हैं, ये क्वार्क मिल करके न्यूट्रॉन बनाते हैं। यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तोड़ोगे तो उसके अंदर क्वार्क मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक ऐसा पार्टिकल है जो कि कहीं भी मिल सकता है, वो फ्री होता है, वो अवेलेबल होता है। आप जब भी स्विच ऑन करते हैं, जैसे हमने इस पर ऐसे हिट किया, तो जब मेरा चॉक यहाँ पे इस बोर्ड पर रगड़ा, इस दौरान भी कई सारे चार्ज इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री हो गए होंगे, इस रूम के अंदर बिखर गए होंगे।
या इस पे चिपक गए होंगे, या इस पे चौक के टिप पे चिपक होंगे, या मेरी उंगलियों पर चौक के कॉन्टैक्ट एरिया पे आ गए होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, तो अभी भी चार्ज क्वांटाइजेशन की थ्योरी यहाँ बची हुई है, जो कि वो कहती है कि वो चार्ज पार्टिकल जो फ्रीली स्पेस में अवेलेबल हैं वो अभी भी ई के ही मात्रा में क्वांटाइज्ड हैं। अगर आप कहते हो कि क्वार्क के पास फ्रैक्शनल चार्ज होते हैं, तो होते हैं, लेकिन वो क्वार्क अपनी प्राइवेट लाइफ रखते हैं। वो क्वार्क अपने अंदर प्रोटॉन के अंदर है, न्यूट्रॉन के अंदर है, केऑन के अंदर है, मेजॉन के अंदर है, तमाम तरह के जो और एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स उसके अंदर रहते हैं। तो इसलिए हमें कोई चिंता नहीं करनी है। वो रखते हैं बड़ी यूनिक सी प्रॉपर्टी, अजीबोगरीब सी प्रॉपर्टी, लेकिन वो जहाँ हैं वहीं पर रखे हुए। तो एक तो ये बात यहाँ पर निकल के आ गई। तो पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी कि चार्ज जो होते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, दो ही तरह के चार्ज होते हैं। ओके, और एक चीज़ और, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि जो न्यूट्रल बॉडी होती हैं, आप कहते हो भाई किसी बॉडी पे तो कोई चार्ज नहीं, तो ऐसा नहीं है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि जो चार्ज होते हैं हर बॉडी चार्जों से मिलकर बनी है। ऐसी कोई दुनिया में बॉडी जिसमें चार्ज नहीं होते। आज की डेट में हम कहें ऐसी कोई बॉडी नहीं है दुनिया में जो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर ना बनी हो। हम इंसान भी इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों से मिलकर बने हैं, एटमों से मिलकर बने, एटमों से मिले, एटमों से टिश्यूज़ बने, एटमों से आरएनए डीएनए बने, एटमों से सेल्स बने, उन सेल्स से और टिश्यूज़ बने, टिश्यूज़ से हम बने, हम इंसान बने, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब बने। तो सबके मूल के अंदर वही तत्व हैं, वही सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खेल चल रहा है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का ये कहना था कि जिसको हम न्यूट्रल कहते हैं, क्या आपने कहा किसी बॉडी न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता है कि उस पर चार्ज नहीं है ना। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही निगेटिव चार्ज हैं। सो दिस इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस, या साइंटिफिक भाषा में कहते हैं कि दिस इज एन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जो चार्जेस जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम में होते हैं, सेम अमाउंट में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं। अब यहाँ से इस स्टेटमेंट से एक और स्टेटमेंट आगे निकल के आएगा, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पर निकल के आता है, इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। इसका क्या मतलब है? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस ये कहते हैं कि किसी बॉडी के ऊपर, जब से हमने रॉड की बात करें, हमारे पास ग्लास था, हमने सिल्क पर रगड़ा, तो सिल्क पर रगड़ने से क्या हुआ, रगड़ने के बाद हमारा ग्लास पॉजिटिवली चार्ज हो गया अकॉर्डिंग टू द फ्रैंकलिन टर्मिनोलॉजी, और सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गए। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जो रॉड के ऊपर पहले पॉजिटिव निगेटिव चार्ज बैलेंस थे, तो रॉड हमारी न्यूट्रल थी, अब क्या हुआ उसमें से कुछ चार्ज यहाँ से ट्रांसफ़र कर गए, तो हमारी रॉड जो हो गई वो पॉजिटिव दिखने लगी। और ये जो निगेटिव चार्ज पहले बैलेंस थे, जब ये सिल्क पे ट्रांसफ़र हो गए तो हमारी सिल्क जो है वो निगेटिवली चार्ज दिखने लगी। इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी चार्ज क्रिएट नहीं हुए, इस पूरे प्रोसेस में चार्ज ट्रांसफ़र हुए, क्रिएट नहीं हुए। और यहीं पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो होता है वो निकल के आता है एक प्रॉपर्टी कि इन दिस यूनिवर्स द चार्जेस आर कंजर्व। चार्जेस कंजर्व हैं, वो न क्रिएट हो रहे हैं, न डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। अगर हो भी रहा है तो सब कुछ बैलेंस मात्रा में हो रहा है, और किसी भी प्रोसेस के थ्रू हम उनकी इस बैलेंस को बिगाड़ नहीं सकते। एक तरह की सिमेट्री यहाँ पर मेंटेन रहती है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द सिमेट्री वायलेशन मैकेनिज्म, हालांकि उनके भी कुछ और भी है पहलू हैं, बट फिलहाल अभी 10+2 पास किए हुए बच्चे जो बीएससी कर रहे हैं उनके लेवल पे आप ये समझो कि जो चार्जेस होते हैं दे आर कंजर्व। ठीक है, सेम अमाउंट के चार्ज पूरी दुनिया में मौजूद है। हाँ, कहीं बैलेंस में है, कहीं अधिकता में है, कहीं कमी है, कहीं पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा ज़्यादा है नेगेटिव की तुलना में तो पूरी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, कहीं नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है किसी बॉडी पर तो नेगेटिवली चार्ज है। बहुत सारी बॉडी जिस पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दोनों समान मात्रा में है तो वो न्यूट्रल दिख रही हैं। अगर हम किसी तरह से उनमें बैलेंस बिगाड़ दें, उनमें से कुछ चार्ज निकाल के बाहर फेंक दें इलेक्ट्रॉनों को, या कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भर दें, तो वो भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में खाली हम उठा के इधर का उधर, उधर का उधर कर रहे हैं। ठीक है, वो इधर उधर कर रहे हैं, बस ये है कि कोई कहीं से क्रिएट नहीं हो रहा है। आप समझो जैसे इकोनॉमिक्स में है, इकोनॉमी में क्या होता है, सरकार ने 10 करोड़ के नोट छाप दिए, फिर सरकार ने छापना बंद कर दिया। अब कोई इंसान नोट छाप नहीं सकता, तो क्या करेगा, वही 10 करोड़ रुपए हैं भाई, कुछ लोगों के पास उस 10 करोड़ का ज़्यादा हिस्सा इकट्ठा हो गया तो अमीर हो गए हैं, कुछ लोगों के पास उन 10 करोड़ की छपी नोटों का बहुत थोड़ा सा हिस्सा है तो गरीब हैं। तो वही खाली ट्रांसफ़र है। मान लो कोई योजना चलती है
और विनोबा भावे जैसे ही कोई आते हैं महापुरुष और वो उन अमीर लोगों से पैसा निकाल करके समय बांट देते हैं, तो अब वो पहले की तुलना में गरीब हो जाएंगे और ये जो लोग थे पहले की तुलना में अमीर हो जाएंगे। तो द अमाउंट ऑफ मनी इज फिक्स, इट इज़ नॉट क्रिएटेड, इट इज़ नॉट प्रिंटेड, इट इज़ जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड। सिमिलरली चार्जेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ना क्रिएट हो रहे हैं ना डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, दोनों चीज़ें यहाँ पर काम कर रही हैं। तो इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात होती है। तो 3 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी चार्जेस होता है, फिर तीसरा हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होते हैं। 3 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। अब हम इस स्थिति में आ चुके हैं कि चार्जों के बारे में जो हमने पढ़ा, अब हम उनके बीच के गुण के बारे में बात करें कि इन चार्जों के बीच में फोर्स काम करता है, वो कैसे हम स्टडी करेंगे, उनका व्यवहार कैसे पता किया गया। कूलम का लॉ एकदम से नहीं आया, कूलम एकदम से नहीं आए कि बस कूलम उठे और उनका लो भाई कूलम का लॉ है, ये देखो मैं बता रहा हूँ कि चार्जों के बीच में फोर्स काम करता है जो आर पे डिपेंड करता है, उनके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं। उनसे पहले जब कूलम ने काम किया, कूलम एक फौजी आदमी थे, विज्ञान पढ़ते थे, अपना काम कर रहे हैं, फौज में भी उनका काम है, अपना भी इंटरेस्ट है। रिटायरमेंट होता है तो फिर अपना काम करते हैं, अपना इंटरेस्ट लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। और कूलम के से पहले न्यूटन आ चुके थे, पूरी दुनिया में छा चुके थे, तो न्यूटन विज्ञान की दुनिया में एक बड़ा नाम हो चुका था। तो जो बहुत सारे जो लोग थे जो अलग जगह नौकरियां कर रहे थे, उनके मन में उत्सुकता होती थी कि मुझे विज्ञान करना है, मुझे भी अपनी जो नौकरी कर रहे हैं करेंगे, लेकिन एक समय आएगा रिटायरमेंट के बाद में नौकरी छोड़ के मैं बेस्ट साइंस में काम करूंगा, बिकॉज आई एम वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिलॉसफी ऑफ न्यूटन एंड द सक्सेस ऑफ न्यूटन। तो ऐसी चीज़ें थी। तो न्यूटन के नियम और कूलम के नियम में आप एक समानता देखते हो, और वो समानता संयोग नहीं है, उस समानता के पीछे भी बहुत सारा उसकी पूरी इतिहास, उसके पीछे वर्कआउट हुआ है, लोगों ने कई सालों तक काम किया है, देन कूलम लॉ आता है। लेकिन फिर भी कूलम लॉ एक महत्वपूर्ण लॉ है, जो कूलम ने वो वही ठीक, भले ही वो पहले से मौजूद जानकारी जो थी वो तो थी, कूलम से पहले भी लोग उस फोर्स के बारे में जानते थे, लेकिन दुनिया के सामने रखना कैसे है, उसको कैसे सबूत के साथ रखना है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के साथ रखना है, कैसे उसको कन्विंस करना है, लोगों को कैसे बताना है कि देखो जो आपको लगता है वो मैंने प्रूफ करके दिखाया है। दैट इज़ वाई कूलम लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो पहली बार एक्सपेरिमेंटली इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वेरीफाइड करके दिखा रहे थे कि देखो ये टर्म्स हैं और इस तरह से हमने इसको परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट, और ये रिजल्ट है जो हमको शो कर रहे हैं कि इनवर्स स्क्वायर लॉ का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पे डिपेंडेंसी है, और अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव होता है, और ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर निकल के आती है। तो कूलम लॉ इज़ द नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। चलिए तब तक अपना ध्यान रखिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो, डिस्क्रिप्टिव वीडियो, एक्सप्लेनेटरी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही रुकते हैं, अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।